तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है और बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले आपको सबसे पहले एक माइंडसेट की रिक्वायरमेंट रहती है कि जब कभी आप एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर बैठते ही क्वेश्चंस पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए और उनकी क्या ट्रिक है। तो देखो, एग्ज़ाम के अंदर जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में जनरली हर बार नए क्वेश्चंस आते हैं और नए क्वेश्चंस को देखते ही हम एकदम से भूलना शुरू कर देते हैं और हमारे को कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं जोड़ रहे होते हैं पीछे हम लोगों ने क्या सीखा। तो ये ट्रिक ना एग्जाम के अंदर काम नहीं करती और इसमें क्या होता है कि हम हर क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू करते हैं, हर क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। जब हम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। अब इन सब के पीछे मतलब जो लॉजिक है उसका सिर्फ ये होता है कि क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका जो एग्जैक्ट मतलब है वो सिर्फ ये कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कितना पता है। मतलब बोर्ड आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है और उस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए एवरेज, ये एवरेज से थोड़े हार्ड, ये एवरेज से थोड़े बिलो क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये कि आप ये मान के चलो कि मेजॉरिटी आपके पास एवरेज क्वेश्चंस की होती है, मतलब 50% क्वेश्चंस एवरेज होते हैं, 20% क्वेश्चंस बिलो एवरेज होते हैं, 20% क्वेश्चन थोड़ा सा अबव एवरेज होते हैं और 10% जो होते हैं जो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उन 10% में हम इतने ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि हम लोग बाकी का जो 90% पेपर है उसके लिए टाइम ही नहीं बचा पाते। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने क्या करा, मैं आपको एग्जाम से पहले हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर कोई ट्रिक लगती है या जो एक टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके अंदर केवल डेटा चेंज होकर आता है, मतलब केवल वैल्यूज चेंज होकर आती है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर जाए। एग्जाम में जाते ही पहले पेपर के अंदर ढूंढें ये क्वेश्चंस कहाँ पर है, उन क्वेश्चंस को टिक करें और जल्दी से सबसे पहले उन क्वेश्चंस को खत्म करके उनका टाइम जो है हमने बचा लिया, स्कोर बड़ा खड़ा कर लिया। अब उसके बाद में स्ट्रेटेजिकली फिर उन क्वेश्चंस को उठाना शुरू करा जिनको हमें लगता है हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन जो बीच बीच में होंगे, लाइन से लगे हुए नहीं होते, उनको सबसे लास्ट के लिए हमने उठाकर अलग कर दिया। अब आप ये सोचते हो कि यार क्वेश्चंस को ऑर्डर में करना चाहिए, टीचर गुस्सा नहीं हो जाए, टीचर नाराज ना हो जाए। तो आप ये समझो कि बोर्ड का वो टीचर जिसने 200 से 250 कॉपी या चेक करनी है, उसके पास में क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है, सॉल्व है उसके पास पूरा क्वेश्चन पेपर, और उसको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रटे हुए क्वेश्चन है, उसको अच्छे से आते हैं। वो तो क्वेश्चन देखेगा, आपको मार्क्स देगा और अपनी शीट पे चढ़ा देगा कि इस क्वेश्चन के उसने आपको इतने मार्क्स दे दिए। बस सिंपल सा लॉजिक उसके दिमाग में सिर्फ ये रहता है। तो उसको तो कुछ नहीं पता कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा, क्वेश्चन नंबर 3 करा, क्वेश्चन नंबर 5 करा। क्वेश्चन को देखेगा, उसको पता है क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इस स्टेप के 1 मार्क्स बनते हैं, इस स्टेप के 1 मार्क्स बनते हैं, आपको 2 मार्क्स देगा और उठाकर जाकर अपनी शीट में चढ़ा देगा, क्वेश्चन नंबर इसके मैंने इसको इतने मार्क्स दे दिए। अब वो चाहे आपने किसी भी ऑर्डर में करा हो, उसे से मतलब ही नहीं हो कौन सा लाइन से सजा रहा है, उसको सब पता है कि 25-30 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। और वो कोई भी बोर्ड का टीचर होगा वो यार वो आपको पनिश करने के लिए नहीं बैठा होता। बोर्ड के हर टीचर का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर करने में उनकी हेल्प की जाए, बजाय इसके कि बशर्ते कि उन्होंने इसमें कुछ करा हो। अब उन्होंने अगर कुछ नहीं करा होगा तो उसमें वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो वो हमेशा मतलब आपके अटेम्प्ट को देखता है, कई बार तो आपको अटेम्प्ट के भी टीचर मार्क्स दे देता है। तो अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नोट के साथ अगर मैं इस वीडियो को आपके साथ स्टार्ट करूँगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने सबसे पहले सबसे ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, हमसे कहते हैं शो करो जिसे आप जनरली छोड़ कर आते हो। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एपी का एक ऐसा फर्स्ट टर्म लिया जिसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म उसका बी है और कॉमन डिफरेंस कितना है डी है, और लास्ट टर्म आपके पास में सी है, तो आपको फर्स्ट टर्म के बारे में पता है, आपको सेकेंड टर्म के बारे में पता है, कॉमन डिफरेंस के बारे में पता है और लास्ट टर्म के बारे में पता है। ये चीज़ें आपको नोन है और ये सब आपको प्रूव करना है कि एन टर्म्स का सम ये सब कुछ होगा। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चे की समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से की जाए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन की शुरुआत आपको हमेशा कहाँ से करनी चाहिए, हमेशा गिवन से। जो आपको गिवन है आप वहीं से क्वेश्चन को शुरू करो और बाकी जो फाइंड करना है उसको कोशिश करो, बस इससे अलावा कुछ नहीं। तो क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको क्या गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म को आपने ए लिख दिया जो कि गिवन है, सेकंड टर्म आपको बी गिवन है, सेकंड टर्म होता है क्या आपका ए प्लस डी होता है, आपने लिख दिया। लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म सी है, आपको पता है लास्ट टर्म क्या होता है, सी आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सेकंड टर्म है इसकी हेल्प से आप डी निकाल सकते हो जो कि बी माइनस ए होगा, और ये जो आपकी जो सी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, आप इससे एन माइनस 1 की वैल्यू और एन की वैल्यू निकाल सकते हो। ये सी माइनस ए अपॉन में डी, ये सी माइनस, अब देखो ना डी की जगह आपने बी माइनस ए पुट कर दिया तो एन माइनस 1, डी की जगह बी माइनस ए पुट कर दिया तो सी माइनस ए अपॉन में आप डी लिखो या बी माइनस ए लिख दो, ये आपका एन माइनस 1 की वैल्यू निकल कर आ गई। अगर आपको एन की वैल्यू निकालनी है तो 1 को आप क्या करोगे, लेफ्ट में भेज दोगे और 1 यहाँ प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए बन जाएगा। क्वेश्चन में गिवन था, आप इतना तो लिख कर आए, आपने इसमें भी कुछ करा नहीं है।
जो क्वेश्चन में गिवन था आपने सिर्फ उसको लिखा, उसके बिहार पर जो आपको लगता था कि आप सॉल्व कर सकते थे, आप इसमें से निकाल सकते थे डी की वैल्यू और एन की वैल्यू, आपने निकाल कर छोड़ दिए। अब क्वेश्चन ने कहा क्या आपको प्रूव करने के लिए, तो क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि सम टू एन टर्म्स निकालो, जो कि इतना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n/2 मतलब n की वैल्यू चाहता है एग्जामिनर, तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, उसके नीचे क्या है 2, आपने नीचे 2 लिख दिया। आपने 2 आपने ऐसे लिखा रहने दिया, n माइनस 1 भी आपका ऐसे लिखा रहा। अब n माइनस 1 की वैल्यू तो आपको पता है, n माइनस 1 की वैल्यू c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो आपने n माइनस 1 की जगह c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए लिख दिया, और d की वैल्यू आप ऊपर b माइनस ए निकाल चुके हो। अब आपका b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, इसके नीचे एलसीएम कितना आएगा b माइनस ए आएगा, तो b माइनस ए 1 की जगह चला जाएगा, तो c माइनस ए प्लस b माइनस ए, एलसीएम कितना है b माइनस ए अपॉन में कितना है 2, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपका 2a प्लस c माइनस ए। अब बच्चों 2a में से अगर आप a को माइनस करोगे तो आपका a बचेगा, ये ब्रैकेट आपकी a प्लस सी बन जाएगी, और ये बनेगा आपके पास में b प्लस सी, और माइनस ए माइनस का 2a बन जाएगा, और नीचे b माइनस ए 2 के साथ चला जाएगा। आपका आंसर प्रूव हो गया। कितना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने क्वेश्चन को सिर्फ जो गिवन था आपने वहां से शुरू करा, जो टीचर ने फाइंड करने के लिए कहा था उसे जहां तक कर सकते थे करा। कई बार आंसर निकलेगा, कई बार नहीं निकलेगा, लेकिन अटेम्प्ट के मार्क्स तो मिलेंगे। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन आता है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोन है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। आपने कोन को मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके एक हॉलो हेमिस्फीयर आपने फॉर्म करा। अब देखो हेमिस्फीयर आपको बनाना आता है, लेकिन ये हॉलो है। हॉलो का मतलब ये है कि जैसे कि आपकी कटोरी होती है, तो कटोरी की कोई थिकनेस होती है, तो इस तरीके का ये हॉलो हेमिस्फीयर है आपने बनाया। एक्सटर्नल डायमीटर उसका 10 सेंटीमीटर है, मतलब बाहर की जो रेडियस है वो 10 है, अंदर की रेडियस आपको नहीं पता, अंदर का डायमीटर आपको पता करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एग्जाम के अंदर कहीं समझ में नहीं आता कि एरिया फाइंड आउट करना है या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या करना है। तो कॉन्सेप्ट पे जाओ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि कोन को मेल्ट करा, हेमिस्फीयर को फॉर्म किया। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कोन को मेल्ट किया और आपने हेमिस्फीयर को फॉर्म किया। तो जब आप कोन को मेल्ट करोगे, हेमिस्फीयर को फॉर्म करोगे, तो कोन को मेल्ट करने का तरीका क्या है? रेडियस उसकी 7 है, हाइट आपके पास में 4 है, उसका जो वॉल्यूम होगा मेल्ट होगा तो वॉल्यूम ही मिलेगा आपको। मेल्ट करने के क्या मिलेगा आपको? उसका वॉल्यूम। अगर वो कोन कनी कॉपर की है तो आपको कॉपर मिलेगा, और अगर मोम की बनी है तो मोम मिलेगा, अगर आयरन की बनी है तो आपको मेल्ट करके आयरन मिलेगा। अब मेल्ट करके आपने हेमिस्फीयर को फॉर्म किया, तो हेमिस्फीयर का भी क्या बनेगा? एक वॉल्यूम बनेगा। अब जितना आपके पास में कॉपर है, आप उतनी ज्यादा कॉपर यूज करके हेमिस्फीयर बना सकते हो, जितना आयरन है उतना आयरन यूज करके हेमिस्फीयर बना सकते हो। अगर आपके पास वैक्स है तो आप उतना वैक्स यूज करके हेमिस्फीयर बना सकते हो। तो बस इस तरीके से आपने क्या करा, आपने क्या, इसका वॉल्यूम निकालता हूँ, इसका वॉल्यूम निकालता हूँ, इसके वॉल्यूम से इसको बना देता हूँ। तो आपने क्या करा, कोन के वॉल्यूम से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को फॉर्म कर दिया। तो कोन के वॉल्यूम से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फॉर्म हो जाएगा, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 बन जाएगा। अब वॉल्यूम 1 क्या है? कोन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम 2 क्या है? एक हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। इसका फॉर्मूला याद रख लो, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अगर कभी हॉलो होगा, अगर ये स्फीयर होता तो 4/3 पाई होता, और अगर ये हेमी है तो मतलब आधा है तो 2/3 पाई है, r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। बस अंदर बाहर वाली रेडियस के क्यूब में से अंदर वाली रेडियस का क्यूब माइनस कर दिया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, तो आप देखोगे 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब रेडियस किसकी है? कोन में तो कोन की रेडियस डालोगे, और जो आपके पास में हेमिस्फीयर है उसमें हेमिस्फीयर की रेडियस डालोगे। r2 बाहर की रेडियस है और r1 क्या? अंदर की रेडियस है। बाहर की रेडियस बड़ी होती है, अंदर की रेडियस छोटी होती है, तो बड़े वाले क्यूब में से छोटे वाले क्यूब को माइनस किया, मतलब 125 में से r1 क्यूब को माइनस किया, तो 49 क्यूब कितना होता है? 98। 125 माइनस r1 क्यूब, अब r1 क्यूब कितना निकला? 125 माइनस 98। अब अगर आप 125 में से 98 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। तो r1 क्यूब किसके इक्वल है? 3 के क्यूब के इक्वल है। क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो r1 आपका 3 बन गया। वैसे कटता नहीं है, मतलब ये आप दिमाग में रखो, काट के मत दिखा देना। तो r1 कितना है? 3 सेंटीमीटर है, 3 के नंबर, मुश्किल नहीं लगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार देता हूँ। कुछ बच्चे एक पिकनिक को प्लान करते हैं, बजट है उनका 2000 रुपए का, 5 बच्चे पिकनिक पर जाने से मना कर देते हैं। अब वैसी बात है 2000 रुपये तो देनी है, तो हर बंदे को 20-20 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। अब ऐसे ही क्या होता है कि जैसे कि एक मिलिट्री है, उसके पास खाना है, आपके पास में कुछ, या फिर आपके पास में अगर कोई बंदा है उसे बुक्स खरीदनी है कुछ, एक आपके पास में एरोप्लेन है जिसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो आपको गिवन है, तो उसी में कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे कि एरोप्लेन ने डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो फिक्स है,
मिलिट्री के पास खाना है तो खाना फिक्स है। अगर आपके इसमें किसी पर्सन के पास बुक खरीदने के लिए कोई बजट है तो बजट फिक्स है। अगर कोई पिकनिक प्लान करनी है तो पिकनिक प्लान करने के लिए बजट बिल्कुल फिक्स है। तो एक चीज आपके साथ फिक्स होती है, दो चीजें वेरी करती हैं। अब यहाँ क्या वेरी कर रही है, कितने बच्चे पिकनिक पर जाएंगे वो वेरी कर रहा है, और कितना हर बच्चे को पैसा देना पड़ेगा वो वेरी कर रहा है। तो दो चीजें वेरी कर रही हैं। तो वेरी क्यों कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स कौन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पिकनिक पर जाएंगे वो वेरी कर रहे हैं तो उनको आपने एक्स बोल दिया। हर बच्चे को कितना पैसा शेयर करना पड़ रहा है आपने उसको वाई बोल दिया। ठीक सिंपल है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब आप जानते हो कि एक्स इंटू वाई कितना हो गया आपका 2000। अब 5 बच्चे स्कूल से जाने के लिए मना कर देते हैं तो एक्स आपका कम हो जाएगा। तो एक्स में कम होगा ना, एक्स में से कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। अभी से 5x तो नहीं कर सकते आप, x/5 भी नहीं कर सकते। x में से कुछ कम हुए तो जो कम हुए वो माइनस हो गए। अब कुछ बढ़ गया, जो बढ़ गया वो प्लस हो गया तो y + 20 हो गया। आपने ब्रैकेट को खोल दिया, ये बना xy + 20x माइनस का 5y माइनस का 100 कितना है 2000। आपने xy कितना निकाला था 2000, आपने xy की जगह पे क्या लिख दिया 2000 + 20x माइनस 5y माइनस 100 कितना है 2000। अब देखो बच्चों 20x माइनस 100 ये किसके इक्वल है आपका 5y के इक्वल है। यहाँ से y कितना होगा, पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो जाएगी, 4x माइनस 20। इक्वेशन के लिए मेन हमेशा होता है जो फिक्स होता है, उसी को देखो बार बार यूज करा। xy की जगह 2000 डाला, यहाँ से y निकाला, फिर xy की जगह 2000 है तो अब आपने जो xy आपका 2000 है आपको फिक्स है, ये गिवन है आपको, इसमें आपने बस y की वैल्यू को पुट कर देना है। पहले आपने xy की जगह 2000 पुट करके इक्वेशन बनाई, y निकाला, y निकालने के बाद उसी इक्वेशन में xy = 2000 में आपने y की वैल्यू को पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फॉर्म कर दिया। बस सिंपल सा लॉजिक है, एक दो बार करोगे क्लियर हो जाएगा। x y की जगह लिखा 4x माइनस 20 कितना है 2000 के इक्वल है, ब्रैकेट को खोल दो, 4x² माइनस 20x माइनस 2000 कितना है 0 के इक्वल है। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, सब 4 के टेबल में आते हैं, डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करा क्या आएगा x², 20 को डिवाइड करा 5x, 4 से डिवाइड करा ये 5 तो 500 बन जाएगा। ऐसे नंबर चूज करो कि मल्टीप्लाई करके 500 आता हो। 25 टू 50 होता है और 20 कर दोगे तो 500 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 50 दिख रहा है ना, तो 25 टू 50 होता है। अब मुझे एक और जीरो चाहिए तो मुझे 20 कर दिया। 25 और 20 को अगर आप लेके चलोगे तो आपको -5 के लिए 25 को बड़ा लिखना पड़ेगा, मतलब -25x, क्योंकि बड़े का साइन नेगेटिव है तो आप -25x लिखोगे प्लस का 20x लिखोगे। दोनों में से आपने x को कॉमन ले लिया। x को कॉमन लेते ही आपके पास क्या बचा, x बाहर निकलते ही यहाँ पर बचा x और यहाँ बचा 25। इन दोनों में से 20 को कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लेते ही यहाँ पर x बचेगा और यहाँ जो बचेगा माइनस का 25। पूरी x माइनस 25 की ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x + 20 = 0। सब कुछ दिमाग के अंदर कैलकुलेट होगा आपके। जब आप पेपर देने बैठोगे क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आगे तक के आइडियाज आ जाएंगे, अगर आप गिवन को समझना सीख गए तो। x कितना है 25 और x कितना है -20। हम माइनस तो ले नहीं सकते हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। तो x कितना है 25, ऐसे x y = कितना है 2000, तो आपका y कितना हो गया 2000 को 25 से डिवाइड कर दो, 80 निकल कर आ गया। बड़े आराम से पेपर आपको सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। किसी एपी के 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आपको टीचर ने निकाल कर दे दिए। कई बार क्या होता है 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आपको फाइंड करने होते हैं, उसका भी क्वेश्चन है, मैं दूंगा आपको। हमसे कहते हैं टीचर ने बोला कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स एपी के आपके सामने हैं, पी निकाल के दिखाओ। अब बच्चे इसमें क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लिखते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल पड़ता है। बड़ा आसान तरीका सिखाता हूँ। देखो एपी के कभी भी 3 टर्म्स आपको गिवन होगा ना, तो बीच वाला टर्म पहले और तीसरे के बीच का टर्म है। ये तो मतलब है भाई, आप ही देखो कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट और थर्ड के बीच का टर्म है। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, सेम आएगा। अब यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 3 को इधर ले गए तो टर्म 2 इधर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स टर्म 2 बन जाएगा टर्म 1 + टर्म 3। तो टर्म 2 का सीधा फॉर्म याद रखो, टर्म 2 होता है टर्म 1 और टर्म 3 के बीच का टर्म। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में इतना सोचना नहीं है, आपको सीधा पता है कि जो सेकंड टर्म है वो टर्म 1 और टर्म 3 के बीच का टर्म है। तो टर्म 2 टर्म 1 और टर्म 3 के बीच का टर्म है। टर्म 2 कितना है 13 है, टर्म 1 कितना है 2p + 1 है, टर्म 3 कितना है 5p - 3 है। पुट कर दीजिए, -3 + 1 -2 बना देगा, 2p + 5p 7p बना देगा, 2 तरह मल्टीप्लाई में जाकर 26 बना देगा। बस बट 2 उधर जाकर 26, 2p + 5p 7p, 1 और -3 -2। अब आप सॉल्व करो, -2 उधर जाके +2 बन जाएगा, 26 + 2 28 होता है। 28 को 7 से डिवाइड करोगे, p आपका 4 निकल कर आ गया। मुश्किल से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा मिनट लगेगा, अगर आपको ये ट्रिक पता हो तो। क्लियर है, आगे चलते हैं।
देखो बच्चों, एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया, बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है मैंने, बहुत रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mc एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 के इक्वल है। इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। प्रूव करके दिखाओ कि जो सी का स्क्वायर है स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। बड़ा ट्रिकी लगता है देखने में, बच्चे छोड़ देते हैं। आसान तरीका सिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, ए लिखा है। एक्स के साथ क्या लिखा है, बी लिखा है। ये जो कांस्टेंट है वो क्या लिखा है, सी लिखा है। तो सी को थोड़ा बड़ा लिख दिया क्योंकि दोनों जगह पर सी आ रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दिया, थोड़ा सा ऐसे लिख दिया कर्व से। ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, इतना तो लिख दोगे। ये तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है आपने लिख दिया। टीचर कहते हैं इक्वल रूट्स निकालो। इक्वल रूट्स की एक ही कंडीशन होती है, वो आपको याद है, डी कितना होता है, 0 होता है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब डी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4ac के। इतना पोर्शन के लिए आपको सोचना नहीं है, एग्जाम में गए सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आपने लिखा बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 4ac के इक्वल है, सब कुछ क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना आपको। अब आपने बी की वैल्यू कितनी है, 2mc है। ये बी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दो। बी का स्क्वायर क्या होगा, इसका तीनों का स्क्वायर, मतलब 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, आपने 4 लिखा। ए कितना गिवन है आपको, ए गिवन है 1 प्लस एम स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। सी कितना गिवन है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा जिसके लिए हमें सोचना पड़ा है। एग्जाम में जाकर जैसा क्वेश्चन कह रहा था हम करते चले गए, और क्वेश्चन ही हमें बता रहे आंसर सॉल्व करो। आपने 4 से 4 काट दिया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से ब्रैकेट खोलो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर से ब्रैकेट खोलो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। मुश्किल लगा, यहाँ तक का सिंपल है। यहाँ भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, उधर जाकर माइनस होगा, कट जाएगा, 0 बना देगा, सिंपल है। सी स्क्वायर ऐसे लिखा रहा, माइनस का ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहा, इसने उधर जाकर 0 बना दिया, माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर, दो नेगेटिव टर्म्स है, लेफ्ट में भेज दो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर, कॉमन निकाल दो। क्या बचा, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एग्जाम में सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन के आंसर निकल के आएंगे अपने आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। बहुत बार पूछा गया, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि कोई एक ट्राइंगल आपको गिवन है, थोड़ा टीचर ने कॉम्प्लिकेट करना हो ना तो वो क्या करेगा, इसको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोलेगा, हेरोन्स फॉर्मूला लगवा देगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान करा। आसान क्या था कि टीचर ने कहा ये 90 है। अब जैसे टीचर ने इसे 90 बोला तो बहुत सारी चीजें निकल गई, हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत ये कि ये नीचे वाला बेस बन गया, ये हाइट बन जाती है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बेस इनटू हाइट बन जाता है। बहुत सिंपल सा तरीका ही रहता है। वह अगर ये ट्राइंगल में 90 नहीं गिवन होता तो मुझे जबरदस्ती इस क्वेश्चन को लंबा करना पड़ता है, हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ता, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। बहरहाल इतना मुश्किल नहीं था। टीचर ने क्या करा, एक ट्राइंगल आपको एबीसी दिया जिसका बेस 6 है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, और आपको हाइपोटेनस आपने खुद निकाली है, आपको पता नहीं है, और अंदर एक इन सर्कल बना दिया जो तीनों साइड्स को टच करता है। जैसे सर्कल टच करता है लाइन को, मतलब टेंजेंट बन गई। इतना हमारे को दिमाग में क्लियर है कि सर्कल अगर लाइन को टच करता है तो टेंजेंट है। सर्कल की रेडियस है तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी समझ में आ गया। तो हमने क्या करा, तुरंत आपके पास में जहां जहां टच करता था रेडियस को ज्वाइन करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस से AC का स्क्वायर 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के इक्वल होगा, तो AC का स्क्वायर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के इक्वल होगा। रेडियस सब जगह परपेंडिकुलर आपने लिख दिया जैसा क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन को देखा आपने, तुरंत लिख दिया, रेडियस को परपेंडिकुलर बना दिया टेंजेंट के। हमें पता है रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। पाइथागोरस से AC स्क्वायर ये निकल कर आया, AC हमारा रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 निकल कर आ गया। कुछ बच्चे सोचते हैं पाइथागोरस सिलेबस में नहीं है, मेरे बच्चे 8th क्लास से पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन तो है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया दो तरीके से निकल सकता है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से निकल सकता है, और ट्राइंगल एबीसी के 3 पार्ट भी कर सकते हो, जिसमें पहला ट्राइंगल AOB, दूसरा ट्राइंगल BOC, और तीसरा ट्राइंगल कितना होगा AOC। तो हमारे पास 3 ट्राइंगल्स का पार्ट भी बनाया जा सकता है। तो मैंने लिखा लेफ्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके मैंने 3 पार्ट करे, AOB, BOC और AOC। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, आप जानते ही हो। अब हाफ AOB में बेस कितना होगा AB, और हाइट क्या बन जाएगी रेडियस। BOC में बेस कितना बन जाएगा BC, और हाइट क्या बन जाएगी रेडियस, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। AOC में ट्राइंगल का बेस कितना बन जाएगा AC, और रेडियस। तो तीनों जगह में एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर दिया। बस ट्राइंगल था बड़ा, उसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट हो गया। ट्राइंगल थे छोटे, तो उनका हर एक का छोटा बेस और छोटी हाइट रेडियस है, तो हम लोगों ने बड़े आराम से लिख दिया। कॉमन निकलता है R/2, बाहर निकाल दीजिए, जो ब्रैकेट में बचे रह गए उनको छोड़ दीजिए। हाफ से हाफ कट गया, 6 × 8 होता है 48। AB कितना आपके पास में 8, BC कितना है 6, और AC कितना है 10। तीनों का सम कितना होगा आपके पास में, 8 और 6 कितना होता है 14, और 10 24।
ठीक है, तो कितना हो गया 48 आपका r इंटू 24, रेडियस कितना होगी 48 अपॉन में 24, 2 सेंटीमीटर की रेडियस निकल कर आ गई। मुश्किल लगा? बहुत ईजी है। अब देखो जो पीछे क्वेश्चन किया था उसी के जैसा क्वेश्चन, मुझे लगा कि आपके समझ में शायद ना आया होगा, तो मैंने सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है। समझना, हमारे पास 300 एप्पल्स हैं, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने तो दो चीज़ें वेरिएबल हो गई, एप्पल्स हमारे पास 300 ही हैं। एक तो डिपेंड करेगा कितने बच्चे हैं, दूसरा हर बच्चे को कितने एप्पल्स देने हैं। तो हमारे पास x स्टूडेंट्स में 300 एप्पल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर 10 बच्चे और आ जाएं तो हर बच्चे को एप्पल थोड़े कम मिलेंगे, तो हर बच्चे को एक एप्पल कम मिलता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे पीछे सीखा था बिल्कुल सेम वैसे ही। दो वेरिएबल्स उठा लिए, एक हमने स्टूडेंट्स और एक आपके पास में बच्चे ले लिए, स्टूडेंट्स ले लिए, और एक हमने हर बच्चे को कितने एप्पल्स मिलेंगे। तो x इंटू वाई कितना है 300 है। अब बच्चों खुद सोचो, आपके पास 10 बच्चे और आ गए तो क्या चेंज हुआ, x चेंज हुआ, जो कितना चेंज हुआ 10 चेंज हो गया, तो x प्लस 10 बन गया। हर बच्चे को कुछ एप्पल्स कम मिले, कितने एप्पल्स कम मिले, एक एप्पल कम मिला, तो वो कितना हो गया y से y माइनस 1 बन गया। फिर ब्रैकेट को खोल दिया, एक्स वाई माइनस का x प्लस का 10y माइनस का 10। आप एक्स वाई की वैल्यू जानते हो, ये हमेशा चलती रहेगी। एक्स वाई 300 था, आपने 300 पुट कर दिया, 300 माइनस एक्स प्लस 10y माइनस 10 इक्वल्स टू 300, वहाँ पहले से 300 लिखा हुआ है। इस एक्स वाई की जगह आपने बस 300 पुट किया है, इस एक्स वाई से 300 पुट कर दिए, 300 को काट देगा, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो x उधर जाकर एक वैल्यू आपकी 10y माइनस 10 बना देगा। x की वैल्यू पता चल गई। जब आपको x की वैल्यू पता चल गई, आप अपने उसी फिक्स रिलेशन पर जाते हो जो था आपका एक्स वाई इज इक्वल्स टू 300, और आपने x की जगह पर पुट कर दिया 10y माइनस 10। अब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो 10y का स्क्वायर माइनस का 10y कितना है 300, 10y स्क्वायर माइनस 10y माइनस का 300 कितना है 0। पूरी इक्वेशन 10 से डिवाइड हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस y माइनस 30। इंपॉर्टेंट बात, हमें माइनस का 1 चाहिए, जो माइनस 6 और प्लस 5 से मिलेगा, तो हम बन गए y माइनस 6 y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू 6 बन गई, नेगेटिव में आप नहीं लेके चलते हो। y की जगह पर 6 पुट कर दोगे, x कितना हो गया आपके पास में 50 बन गया। बहुत ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो बच्चों पेपर बहुत अच्छा करके आना, और पेपर आपका कैसा हो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।